आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं संजीव आप सबों का स्वागत करता हूँ गुरु क्लासेस ई लर्निंग पे, जहाँ पे हम लोग आज गणित शिक्षण शास्त्र मैथ पेडागोजी कंप्लीट क्लास करेंगे, जिससे आपके सभी क्वेश्चंस जो 30 में से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके मैथ्स पेडागोजी, वो सभी क्वेश्चंस बनेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग सीखेंगे, जो ये दिया गया है राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र है, जो एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश किया गया है सभी शिक्षकों के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, इसलिए जो भी इस चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो नए कर लें, और साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए तो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बड़ी बात क्या है कि हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो मैथ्स पेडागोजी क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले जो अगर हम मैथ्स पेडागोजी बनाएंगे एज ए टीचर, हमें क्या क्या चीज़ ध्यान देना है उस चीज़ पे हम लोग जोर देंगे। तो विद्यालय में जो होता है गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की सोच का गणितीयकरण करना। क्या है कि बच्चों की सोच को हमें गणितीयकरण करना बहुत जरूरी है। गणितीय उपक्रम में विचारों की स्पष्टता और तार्किक निष्कर्षों तक पहुंचने में पूर्वानुमानों पर कार्य करना। कि हमें जो हमारा जो गणित का शिक्षण विधि भी होता है कि हमें पूर्व ज्ञान से, है ना, नए ज्ञान की तरफ ले जाना है, जिससे बच्चे को अधिक से अधिक सीखेंगे। बच्चे जब भी स्कूल आते हैं वो कोरिलेट नहीं होते, वो कुछ ना कुछ अपने साथ नॉलेज लेके आते हैं गणित से संबंधित। इसलिए हमें उसी गणित को, नॉलेज को आगे बढ़ाने का काम करना है। उसका नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सोच के कई तरीके हैं। हम सभी जानते हैं सोच के बहुत सारे तरीके हैं। जिस तरह की सोच कोई गणित में हासिल करता है वह एक अमूर्त विचारों के साथ कर करना और समस्या समाधान के उपाय ढूंढना है। देखिए, गणित एक ऐसा विषय है जो कि आपको पता होगा कि एक क्लास से बच्चों को पढ़ाया जाता है, और ईवीएस है 3 क्लास से 4 क्लास से 5 क्लास। और गणित और जो हमारा भाषा है, जो भी लैंग्वेज मदर टंग, वो 1 क्लास से बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि गणित बनाने से बच्चों में अमूल चिंतन आता है। जैसे अगर कोई बच्चा को, अगर हम कोई ऐसा सवाल देते हैं कि राम की आयु इतना है, 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके माँ की आयु के दुगुनी हो जाएगी, ऐसा कुछ इस तरह का अगर रहता है, तो इस तरह के सवाल में बच्चे जो अमूल चिंतन करते हैं, आपके पास इतना टॉफी है, आपकी मम्मी ने इतना टॉफी दिया और इतना टॉफी हो गया। तो ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों में अमूल चिंतन करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को डेवलप करते हैं, जिससे वो आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा डेवलपमेंट करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। इसलिए इस सेंस से हमें गणित को पढ़ाना है। उसका नेक्स्ट आते हैं हम लोग पॉइंट पे कि सबसे बड़ी बात क्या है, स्कूल शिक्षा जो हमारा जो स्कूल में जो एजुकेशन मिलता है का सार्वभौमिकरण के गणित पाठचर्या के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ। सार्वभौमिकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, कि गणित स्कूल शिक्षा इस तरह से हमें देना है कि वो सभी जगह उसे काम दे, चाहे वो स्कूल के अंदर पाठ्यक्रम पढ़ने में हो, या आपके दैनिक जीवन में हो, या किसी भी परीक्षा को अगर वो पास करना चाहे, या किसी तरह का अगर नवोदय हो या किसी तरह का एग्जाम होता है उसको भी वो दें तो निकाल सकें, साथ साथ अपने जीवन में उसको यूज कर सकें। नेक्स्ट हमारा उद्देश्य होना चाहिए क्या, गणित विद्यालय में अध्ययन एक अनिवार्य विषय होता है। जो गणित जो होता है, आपको पता होगा, कोई सब्जेक्ट हो चाहे हो, गणित इंपॉर्टेंट है। 1 क्लास में बोल रहा हूँ। और इसी कारण से गुणवत्तापूर्ण गणित शिक्षा पाना प्रत्येक बच्चे का अधिकार बनता है। जब आप 1 क्लास से बच्चों को गणित अगर पढ़ाते हैं, उसके बाद भी अगर किसी बच्चे का गणित कमजोर होता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारे शिक्षकों की, हमारे जो सिस्टम उसकी है। इसलिए हमें हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों में जो गणित की शिक्षा हो वो अधिक से अधिक अच्छा तरह से गुणवत्तापूर्ण क्वालिटेटिव एजुकेशन दें, जिससे बच्चे गणित में डर, जो भय, या जो गणित में कम नंबर आते हैं वो दूर हो सके। गणित ही ऐसा विषय जिससे बच्चे अधिक से अधिक उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं और उससे अपना थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा विचार है कि हम चाहते हैं कि गणित की शिक्षा प्रत्येक बच्चे को सहज ढंग से उपलब्ध हो सके, और साथ ही साथ वह आनंदपूर्ण भी हो। साथ ही साथ वो क्या हो, आनंदपूर्ण हो। इसका मतलब ये होता है कि बच्चों को जो गणित शिक्षा मिले वो इस तरह का मिले कि वो उसे किसी भी तरह का समस्या नहीं हो, है ना, सहज रूप से मिले। ये बहुत ज़रूरी है। आनंदपूर्ण हो मतलब बच्चे गणित में जो रुचि ले, इंटरेस्ट ले। अभी हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे गणित में रुचि नहीं ले रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इसके पीछे इस कारण से बच्चों में क्या होता है, गणित के प्रति भय पैदा होता है, और भय पैदा होने के कारण वो गणित में अच्छे नंबर नहीं ला सकते, गणित से भागते हैं। बहुत सारे हमारे मित्र साथी भी हैं जो अभी आप अगर गणित में कमज़ोर रहते हैं वो पीछे हो जाते हैं, उसे मैथ्स टफ लगता है। मैथ्स टफ लगने के पीछे क्या है, आनंदपूर्ण रूप से बच्चों को नहीं पाया जाता, इसीलिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है
कि जहाँ कक्षा 8 के बाद बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, प्रत्येक स्तर पर गणित शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को आगे आने वाले जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करें। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि आपको पता हो कि बहुत सारे बच्चे जो हमारे इंडिया में हैं, वो 8 क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो अब 8 क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ते वो कोई ना कोई व्यवसाय करते हैं, चाहे वो किराना दुकान स्टॉक करें या कोई कुछ काम कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो उसे सबसे बड़ी पहले जरूरी क्या है, उसको दैनिक जीवन में गणित का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो गणित ऐसा होना चाहिए कि उसको 8 क्लास के बाद अगर वो प्रारंभिक स्तर पर गणित शिक्षा ऐसी होना चाहिए कि बच्चा अगर आने वाले जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सके, कोई भी समस्या हो पैसा गिनना जान सके, कितना हिसाब हुआ वो जान सके, साथ साथ अपने दैनिक जीवन को अच्छा से चला सके, हिसाब लगा सके, बजट बना सके। तो इसलिए गणित शिक्षा बहुत अच्छा होना जरूरी है सभी के लिए। नेक्स्ट आता है क्या कि हमारी दृष्टि में जो राष्ट्रीय फोकस समूह है उसकी दृष्टि में ये कहना है क्या कि गणित जिन परिस्थितियों में सीखा जाना चाहिए वे हैं। गणित किस परिस्थिति, कैसा सिचुएशंस हो गणित को सीखने के लिए, बच्चों के लिए किस तरह का सिचुएशंस हमें देना है। बच्चे गणित में आनंद लेना सीखें। बार बार मैं बोलता हूँ बच्चे गणित में आनंद लेना सीखें। आप कहेंगे सर बच्चे गणित में आनंद नहीं लेंगे तो हम क्या करेंगे। आपको पता होगा जब बच्चे को व्यक्ति खाना जब खाता है तो उसे गणित खाना अगर अच्छा नहीं लगता है तो जो खाना बनाने वाले होते हैं उसे खाना को रुचिपूर्ण बनाने के लिए क्या कहते हैं, टेस्टी टेस्टी खाना बनाते हैं, आलू का फ्राई कर देते हैं या फिर पापड़ दे देते हैं, अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करते हैं जिससे खाना क्या हो टेस्टी और खाना खाना अच्छा लगता है। उसी तरह से एक शिक्षक का ये दायित्व होना चाहिए कि गणित अगर किसी बच्चे को उसमें आनंद नहीं आ रहा, रुचि नहीं आ रहा तो आनंदपूर्ण बनाना, खेल विधि का प्रयोग करना है, टीचिंग एड्स का प्रयोग करना है, चार्ट का प्रयोग करना है, अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करते हुए बच्चों को हमें क्या करना है, गणित सिखाना है। उस क्षेत्र भ्रमण ले जा सकते हैं, उसे अलग अलग ड्रिल्स करवा सकते हैं ताकि उससे गणित में आनंद आए, रुचि आए। उसके बाद हमारा हमारा ऐसी परिस्थिति है बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। जो महत्वपूर्ण गणित होता है वो बच्चे सीखें क्योंकि वो क्या है, बहुत ज़रूरी है। अगर महत्वपूर्ण गणित बच्चे सीखेंगे तो उससे क्या होगा, उसका दिमाग क्या होगा, डेवलप होगा और वो अधिक से अधिक क्या होंगे, आगे हो पाएंगे। गणित बच्चों के जीवन अनुभव का हिस्सा होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है कि जो हमारा विद्यालय होता है, विद्यालय में और जो उसके जो बाहरी दुनिया होता है, होम का जो वातावरण होता है या उसका जो सोशलाइजेशन होता है, वो दोनों इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। कि बच्चे जो हैं अपने अनुभव, बच्चे जो अनुभव उसे एक्सपीरियंस मिलता है वो अनुभव उसे गणित जो पढ़ रहा है उससे जुड़ना चाहिए। अगर बच्चे अगर एडिशन सीख रहे हैं, प्लस माइनस सीख रहे हैं, तो अगर वो कभी दुकान जाए तो अच्छी तरह से वो हिसाब करके सामान लाया जा सके। वो गणित सीखने के बाद अगर कभी उसे अगर घर पे हिसाब करने के बात आए कि बिजली बिल किस तरह से आता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट से आता, चक्रवृद्धि ब्याज से आता, वो कैलकुलेट कर सकें। इस तरह का उसके दैनिक जीवन में उसे यूज होना चाहिए, उसके दैनिक अनुभव से जुड़ा होना चाहिए। हो सके बारे में वे बात करें, इससे क्या होगा, उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। उसके बाद क्या है, हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए कि परिस्थिति के बच्चे अर्थपूर्ण समस्याएं प्रस्तुत करें और हल ढूंढें। ऐसा नहीं सिर्फ शिक्षक ही बच्चों को पढ़ाएं, बच्चे भी क्या करें कि अलग अलग समस्याएं वो अपने दैनिक जीवन से समस्याएं, मैथ्स में नंबर सिस्टम से, एसआई से या चक्रवृद्धि ब्याज से अलग अलग टॉपिक से समस्याएं लाएं और उसे प्रस्तुत करें और हल ढूंढने का प्रयास करें। जिससे उसका मैथ्स का डेवलप होगा, स्किल्स डेवलप होगा, प्रैक्टिस करने से डेवलप होगा। प्रैक्टिस क्या करता है, आदमी को परफेक्ट बनाता है। इस तरह से हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं, हमारा पॉइंट है बच्चे संबंधों और संरचनाओं की सोच बनाने में अमूर्त विचारों का प्रयोग करें। अगर कोई संबंध है, अगर कोई दो त्रिभुज है, वो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है या नहीं है, किस कारण से है, एस ए एस से है या एस एस ए से है, किस किस तरह से वो अगर त्रिभुज सर्वांग सम है, इस चीज़ को सीखने के लिए वो अमूर्त विचारों का प्रयोग कर सके, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सके, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स लगा सके, जिससे उसका क्या हो, मैथ्स बेटर हो। ये हमें इस तरह का परिस्थिति, इस तरह का सिचुएशन क्लासरूम में क्रिएट करना है जो गणित के टीचर होंगे। तो हम लोग को इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को इस तरह से दिमाग लगा कर हमें मैथ्स पेडागोजी क्वेश्चंस बनाना है, चाहे 1 to 5 का मैथ्स पेडागोजी हो या 6 to 8 का गणित शिक्षण शास्त्र हो, दोनों हम लोग का सॉल्व होगा। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग
पढ़ेंगे और समझेंगे और सभी क्वेश्चंस को बनाएंगे। ये मेरा वादा है कि आप लोग इस क्लास को करने के बाद गणित पेडागोजी में अधिक से अधिक नंबर लाइएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, बच्चे गणित की मूल संरचना को समझें तथा शिक्षकों से अपेक्षा है कि वे प्रत्येक बच्चे की कक्षा की प्रतिक्रियाओं के साथ जोड़ रख सकें। मतलब बच्चे गणित की मूल संरचना, जो मूल कॉन्सेप्ट है, जो मूल संरचना स्ट्रक्चर है, बच्चे उसे समझें। तो शिक्षकों से भी अपेक्षा है कि राष्ट्रीय फोकस समूह ये भी अपेक्षा करते हैं शिक्षकों से कि डिजाइन करते हैं कि शिक्षक की अपेक्षा है कि प्रत्येक बच्चे को कक्षा की प्रतिक्रियाओं, जो कक्षा में जो फीडबैक बच्चे देते हैं, साथ जोड़ कर रख सकें। किस तरह का फीडबैक बच्चों से आ रहा है, उस फीडबैक के आधार पर वो गणित में कितना इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा टीचिंग एड्स को यूज करके अच्छे से अच्छे बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ये भी बहुत जरूरी है। चलिए तो नेक्स्ट हम आते हैं पॉइंट्स में। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ है क्या, दूसरी तरफ सारे स्कूलों में गणित की शिक्षा तरह तरह की समस्याएं से घिरी हुई है ना, कि बहुत सारे बच्चों गणित की समस्याएं भी है, अलग अलग समस्याएं हैं। हमने कुछ प्रमुख सरोकार पहचाने हैं जो इस प्रकार है कि बच्चों किस तरह की समस्याएं हो रही हैं पढ़ने में। गणित गणित बच्चे क्यों पीछे जा रहे हैं, गणित से क्यों बच्चे भाग रहे हैं, क्यों डर लगता है। उससे पहले सबसे बड़ा बात क्या है, ज़्यादातर बच्चों में गणित को लेकर डर और असफलता का भाव है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे का डर है, और जिस चीज़ में डर लगेगा वो उस चीज़ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए किसी भी समस्याओं से हमें नहीं घबराना है, चाहे समस्याएं कैसी भी हों, समस्याओं का एक ही समाधान है, उस समस्याओं से लड़ना। इसलिए हम सभी मिलकर के इन समस्याओं से लड़ेंगे। हमारा शिक्षक होने के नाते हमारा ये होना चाहिए कि बच्चों को गणित के अंदर में जो डर है और सफलता का भाव है, उसे दूर करने का हमें प्रयास करना है। उसके बाद जो बच्चों में एक समस्याएं देखी गई, पाठचर्या जो छोटे से प्रतिभाशाली वर्ग के साथ ही और सहभागी बड़े वर्ग दोनों को ही निराश करती है। जो पाठचर्या, जो करिकुलम हमारा सिस्टम का है, छोटे से प्रतिभाशाली वर्ग के साथ ही और सहभागी बड़े वर्ग दोनों को ही निराश करती है। कि हमारा करिकुलम इस तरह का बना हुआ है कि बहुत सारे करिकुलम में कुछ सब खामियां हैं, जिस कारण से बच्चे अच्छी तरह से नहीं सीख पाते हैं। अलग अलग दिक्कतें देखने के लिए मिलता है। इस दिक्कतों को हमें करिकुलम को सुधार करना है। हमें ऐसा करिकुलम बनाना है जो बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ा हो, बच्चे की उम्र से जुड़ा हुआ हो, बच्चे के IQ लेवल से जुड़ा हुआ हो, साथ साथ उसके दैनिक जीवन में उसे अधिक से अधिक लाभ हो। इस तरह का हमें पाठ्यक्रम बनाना है। नेक्स्ट हमें एक समस्याएं देखने के लिए मिलती है, वो है मूल्यांकन की अपरिष्कृत विधियां जो गणित की यांत्रिक गणनाओं के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। मतलब जो गणित का जो हम लोग मूल्यांकन करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, परीक्षा लेते हैं, उसमें भी कुछ समस्याएं हैं। जो हम सही ढंग से गणित का हम लोग टेस्ट नहीं ले पाते हैं, जिस कारण से बच्चे गणित से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, गणित में कम नंबर आते हैं। गणित का हम मूल्यांकन का तरीका में भी बदलाव लाने की जरूरी है। CCE प्रोसेस करना है कि CCE प्रोसेस होता है क्या, कंटिन्यूस, है ना, कंटिन्यूस एग्जाम लेना है कि जिस तरह से बच्चे क्या हो, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम लेना है। सतत एवं व्यापक एग्जाम लेने से बच्चों में क्या होगा, अधिक से अधिक समस्याएं दूर होगी। गणित शिक्षा के लिए शिक्षकों की तैयारी और सहायता का अभाव है। एक और समस्या देखने के लिए मिला है कि हम लोगों ने जो राष्ट्रीय फोकस समूह का कहना है कि हम लोगों ने जो रिसर्च किया है, एक समस्या एक भी ये है कि जो गणित के जो शिक्षक होते हैं उसमें तैयारी का अभाव पाया जाता है। तैयारी का अभाव का मतलब किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है, कौन सा मेथड अपनाना, कौन सा टीचिंग मेथड अपनाना है, संश्लेषण विधि पढ़ाना है, विश्लेषण विधि पढ़ाना है, आगमन से पढ़ाना है, निगमन से पढ़ाना है ना, पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए पढ़ाना है। इन सब समस्याओं का अभाव के कारण से बच्चे को अच्छी तरह से शिक्षक नहीं पढ़ा पाते। इस कारण से बच्चे गणित में पीछे जा रहे हैं। इन समस्याओं को भी दूर करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट हम आते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है। कि व्यवस्थागत समस्याएं परिस्थितियों को और अधिक जटिल बना देती हैं। इस अर्थ में क्या हो रही है कि सामाजिक भेदों को संरचनाएं गणित शिक्षा में भी परिलक्षित होती दिखाई देती हैं। कि व्यवस्थागत समस्याएं परिस्थिति को और अधिक जटिल बना देती हैं। क्या करती हैं, और अधिक जटिल बना देती हैं। अर्थ में सामाजिक भेदों को संरचनाएं गणित शिक्षा में भी परिलक्षित होती दिखाई देती हैं, जिस कारण से भी समस्याएं हमको देखने के लिए मिल रही हैं। इस संदर्भ में जेंडर सरोकार की चर्चा करना आवश्यक होगा। एक और समस्याएं हमें गणित के जो माहौल है या गणित पढ़ाने का जो तरीका है उसमें एक देखने के लिए मिलता है, जो लिंग भेदभाव का मिलता है।
जो एक प्रकार की रूढ़िबद्धता है, एक रूढ़िबद्धता है, एक समस्या है, लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, ये सबके घर में सबके द्वारा बोला जाता है, जो कि 100% क्या है, गलत है। कोई भी लड़का या का अच्छा मैथ होगा, लड़की का खराब मैथ होगा, ये कोई नहीं कह सकता है। ये हमारी सोच, ये जो रूढ़िबद्धता है। बहुत सारे ऐसी लड़कियां होती हैं जिसका मैथ्स बहुत अच्छा होता है, और बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जिसका मैथ्स बहुत खराब होते हैं। तो इससे इस तरह से हम जेंडर वाइज नहीं कह सकते हैं कि किसी का अच्छा है किसी का खराब है, और ये समस्याएं देखने को मिलता है। इसलिए ये बोलना हमारे लिए गलत है। सबके लिए बराबर गणित है, सब अच्छे से सीख सकते हैं, बस वैसा माहौल चाहिए, वैसा पढ़ाने का तरीका होना चाहिए जिससे वो गणित को अच्छी तरह से समझ पाएँ। और इन सिद्धांतों को मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ शिक्षण शास्त्र को, इसे अप्लाई कीजिए, देखिए सभी बच्चे अच्छे से अच्छे गणित को सीख पाएंगे। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इन समस्याओं के विश्लेषण ने हमें निम्नलिखित संस्तुतियों को निर्देशित करने के निर्देशित किया है कि इन समस्याओं को देखने के बाद में हमने कुछ इम्प्लीमेंट किया है, क्या क्या हमें करना चाहिए जिससे बच्चों में अधिक से अधिक गणित की समस्याओं का समाधान हो सके। उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं आप लोगों को, जिससे आप लोग ध्यान से सुनिए। गणित शिक्षा का फोकस संकीर्ण लक्ष्यों से हटाकर ऊंचे लक्ष्यों की तरफ स्थानांतरित करना होना चाहिए। संकीर्ण मतलब होता है छोटा, और ऊंचे लक्ष्य मतलब होता है बड़ा। तो संकीर्ण लक्ष्य नहीं रखना है कभी भी बच्चों को गणित सिखाने के लिए। हमें ऑलवेज ऊंचा लक्ष्य रखना है कि बच्चे गणित सीख करके अधिक से अधिक अच्छा काम करेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा हमारा होना ये चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी को सफलता के भाव के साथ जोड़ना था, साथ ही साथ उद्यमी गणितज्ञ के सामने संकल्पनात्मक चुनौतियां प्रदान करना। प्रत्येक विद्यार्थियों को सफलता के भाव के साथ जोड़ना कि बच्चे सफल होंगे, आप सफल होइएगा, आप में कोई समस्या नहीं है, हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए, आपका गणित अच्छा होगा। इस तरह से बच्चों से हमें बात करना है। साथ ही साथ उद्यमी गणित के सामने संकल्पनात्मक चुनौतियों को प्रदान करना कि अलग अलग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देना है बच्चों को बनाने के लिए, और उसे सिखाना है हमें। नेक्स्ट हमारा होना चाहिए आकलन पद्धतियों को बदलना। जो हमारा मूल्यांकन पद्धति, परीक्षा लेने की पद्धति, उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है, जिससे विद्यार्थियों की प्रतिक्रियात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीयकरण योग्यताओं की परख हो, और विविध गणितीय संसाधन से शिक्षकों का संवर्धन करना। तो सबसे बड़ी बात क्या है, आकलन पद्धति, जो मूल्यांकन पद्धति जो है, जो अच्छी तरह से नहीं है, उसमें हमें सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे बच्चों में गणित परीक्षा के प्रति जो भय है, डर है, वो दूर हो सके। ये हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। साथ ही साथ विविध गणितीय संसाधनों से शिक्षकों का संवर्धन करना भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए, जिससे बच्चे को अधिक से अधिक शिक्षक अच्छी तरह से पढ़ा सकें। अलग अलग टीचिंग एड्स की व्यवस्था होनी चाहिए विद्यालय में, अलग अलग सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे बच्चे को शिक्षक उसकी सहायता से अच्छी तरह से पढ़ा सके। टीचिंग एड्स की सुविधा स्कूल में हो ताकि वो आगे पढ़ सके। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, तो ये क्लास को हम लोग को अच्छे समझना है। इसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ताकि आपको अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान करने आ सके। मैथ्स पेडागोजी कुछ नहीं है, आप धैर्य रखिए। इसको पूछने का तरीका अलग अलग ढंग से, नए नए वर्ड्स आते हैं, हम लोग उसमें फंस जाते हैं। हम लोग इसे दूर करेंगे। गणित के भय या गणित पेडागोजी का भय, जो गणित में जो नंबर कम आते हैं बच्चों के परीक्षा में सीटेट के, उसमें अधिक से अधिक नंबर लाएंगे, कोई भी टेट परीक्षा हो, ये मेरा वादा रहा। आगे हम लोग चलते हैं। जिस बदलाव का प्रस्ताव हम रखे हैं, जो किस तरह का बदलाव हो, वह है गणित की विषय वस्तु से गणित सीखने के वातावरण की ओर, जहां प्रक्रियाओं के पूरे विस्तार को महत्व दिया जाए। कि इस तरह का बदलाव हो, हमारा गणित पढ़ाने का जो प्रोसेस विद्यालयों में है, जो सिस्टम हमारा बन गया, उसमें बदलाव की आवश्यकता है। ये एनसीईआरटी सिफारिश करती है, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 सिफारिश करती है, ये जो राष्ट्रीय फोकस समूह है सिफारिश करती है कि गणित का जो पढ़ाने का तरीका है उसमें बदलाव की आवश्यकता है। उसके लिए हमें औपचारिक समस्या समाधान, स्वतः शोधन विधि प्रयोग, अनुमान और सन्निकटन, इष्टमीकरण और प्रतिरूपों का प्रयोग, जो मॉडल्स है उसे प्रयोग करना, दृष्टिकरण करना है, जो वैन हीले ने किया था कि जो ज्यामितीय दृष्टिकरण में बच्चों को देख करके सीखने में अधिक मदद मिलती है, निरूपण करना, प्रेजेंट करना, तर्क करने, रीजनिंग कर सकें, और उपपत्ति संबंध स्थापित करना। साथ ही साथ गणितीय संप्रेषण, अधिक से अधिक गणित में क्या संप्रेषण कर सके, कम्युनिकेशन कर सके, बातचीत कर सके। ओरल मैथमेटिक्स से बच्चों को सिखाएंगे।
ये तरीके हैं जिससे बच्चों में गणित की समस्याओं का समाधान करने में हमें आसानी हो जाएगी। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। ये प्रक्रियाएं बच्चों के मस्तिष्क से गणित का भय निकालने में सहायक होंगी। इस तरह की जो प्रक्रियाएं हम लोग करेंगे, औपचारिक समस्या समाधान, स्वतः शोधन विधि प्रयोग, अनुमान और सन्निकट स्थिरीकरण और प्रतिरूपों का प्रयोग, दृश्यकरण, निरूपण, तर्कना और उत्पत्ति संबंधी स्थापित करना गणित संप्रेषण में, इससे बच्चे का जो मस्तिष्क में गणित के प्रति भय है वो दूर होगा। इसलिए हमें इस पे काम करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आता है हम लोग इस तरह के बदलाव का एक निहितार्थ यह होगा कि हमें विविध प्रकार के उपागमों, जो हमारा अप्रोच होता है, उपागमों विधियों तथा समाधानों को अपनाना होगा, अलग अलग अप्रोच को अपनाना होगा। उन अप्रोचों को अपनाने से हमें गणित में बच्चों को अच्छा हम कर सकते हैं, उसका डेवलपमेंट अधिक से अधिक कर सकते हैं। हमें इस वजह से क्या करना चाहिए, हमें इसे इस तरह से भी देखते हैं कि यह स्कूली गणित का एक ही सही उत्तर जो एक ही तरह के पढ़ाए हुए तरीके से प्राप्त होते हैं, ये तानाशाही से बाहर निकाल सकेगा। आप लोग देखे होंगे गणित में कुछ कुछ सभी किताब में पीछे में आंसर रहता है, आगे में क्वेश्चंस, पीछे में आंसर्स, सभी बुक में आंसर रहते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, आंसर पुराने में लगे हुए रहते हैं कि किस तरह से किसी तरह से हमें आंसर पूरा देना है। एक ही विधि जो पढ़ाए गए हैं सर के द्वारा, उसी विधि से वो बनाने का प्रयास करते हैं और आंसर पढ़ने का प्रयास करते हैं और नया विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। आपको सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि गणित ही एक ऐसा विषय है जिसे हम अलग अलग तरह से भी पुराएंगे, आंसर एक ही आएगा। तो हमें ये दिमाग में रखना है कि बच्चे क्या करें, स्कूली गणित का एक ही सही उत्तर जो कि एक ही तरह के पढ़ाए हुए तरीके से प्राप्त होते हैं वो नहीं करें, तानाशाही से बाहर निकल आ सके, वो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को बना सकें। अलग अलग तरीके से हम आउट ऑफ द बॉक्स टाइप के क्वेश्चंस को सेट करना है जिसका आंसर अधिक से अधिक आ सके, है ना। वो क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलूँ 2+2 क्या होगा, तो उसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए, 4 होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि क्या क्या को जोड़ेंगे जिससे क्या होगा, 4 आंसर आएगा। तो आप यहाँ पे क्या दे सकते हैं, 2+2 दे सकते हैं, 3+1 दे सकते हैं, है ना। उसके बाद आप क्या दे सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को दे करके आप उसे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो डिफरेंट आएगा। तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस का आंसर सेट करना है मूल्यांकन करने में, जिसका एक से अधिक आंसर आ सके। इसके बाद हमें इस बात पे ध्यान देना है कि इस तरह का अधिगम वातावरण भी भागीदारी को बढ़ावा देगा, जो बच्चों की कक्षा से जुड़े रहेगा और सबको सफलता का एहसास देगा। अगर अलग अलग तरह के आंसर्स एक ही क्वेश्चन के आएंगे, जिससे बच्चों में क्या होगा, सबको लगेगा कि हम भी किसी तरह क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, उसमें डेवलपमेंट बढ़ेगा। इसलिए हमें क्या करना है, अधिक से अधिक इस तरह के क्वेश्चन को सेट करना है, उसका डेवलपमेंट करना है। अब हम आकलन के कुछ तरीकों पे और हम आते हैं। आकलन के विषय में हम संस्तुति देते हैं, हम कुछ जो आर्टिकल्स दिए हैं उसके बारे में कहना है राष्ट्रीय फोकस समूह का। आकलन के विषय में हम संस्तुति देते हैं कि बोर्ड की परीक्षाओं को पुनः संरचित करने की जरूरत है, जो बोर्ड होता है इंटर में, मैट्रिक में, ताकि एक और राज्य के प्रमाण पत्र के न्यूनतम योग्यता संख्यात्मकता हो, जिससे गणित में अनुत्तीर्ण होने की घटनाएं कम हो सके। कहने का मतलब ये क्या है कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे गणित के विषय में बोर्ड परीक्षा में फेल हो जाते हैं, गणित के डर से परीक्षा में फेल हो जाते हैं। तो हमें 2 सिस्टम बनाने की आवश्यकता है आकलन की, एक जो हो बोर्ड परीक्षा हो और एक स्कूल में नॉर्मल परीक्षा हो। उससे बच्चे ये जान सके कि गणित में सिर्फ उत्तीर्ण होने की घटनाएं उससे क्या हो, कम हो सके। प्रमाण पत्र की न्यूनतम योग्यता संख्यात्मक हो, जिससे मतलब ये सिर्फ मैथ्स को देख करके किसी को फेल नहीं कर, इस तरह का स्कूल में भी टेस्ट लें और बोर्ड परीक्षा में भी इस तरह से समाधान करें, ताकि वो बच्चे फेल होने के जो रेट है गणित विषय में वो कम हो सके। नेक्स्ट हमारा है तथा दूसरी ओर उच्च स्तर के लिए हमें संस्तुति देते हैं कि परीक्षाओं को और अधिक चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, जो कि अवधारणाओं की समझ और दक्षताओं का मूल्यांकन कर सकें। क्या कर सकें, अवधारणाओं की समझ और दक्षताओं को क्या करें, मूल्यांकन कर सकें।
उच्च स्तर के लिए हमें संस्तुति देना होता है कि जो लेवल हाई होगा, जो 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास का बच्चे का जो परीक्षा होगा और अधिक चुनौतीपूर्ण होना चाहिए ताकि बच्चे उसमें अधिक अपना दिमाग का यूज कर सकें, डेवलप कर सकें और अवधारणाओं की समझ और दक्षता को मूल्यांकन कर सकें। अलग अलग अवधारणा जो है उसके मन में और जो दक्षता जो स्किल्स है उससे भी हम लोग क्या कर सकें, उसका मूल्यांकन कर सकें। उसके बाद आते हैं हम लोग कि हम यह समझते हैं कि जो जो फोकस समूह है उसका कहना है, जो एनसीईआरटी का कहना है, जो ग्रुप्स हैं मेंबर्स उसका कहना है कि हम यह समझते हैं कि गणित शिक्षा के लिए शिक्षकों की तैयारी की तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ऐसे भी देखा गया है कि सिर्फ बच्चों को पढ़ाना या मेथड्स ही नहीं, जो भी है बच्चों में कमी के साथ साथ शिक्षकों में भी कमी है और शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शिक्षकों की तैयारी की तरफ ध्यान देना कि बच्चे शिक्षक किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाने के लिए कौन कौन सा मेथड को अपना रहे हैं, वो अपना स्किल्स को कैसे डेवलप, ऐसा नहीं तो वो सिर्फ पास करके बस पैसा उठा रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। अपने आप को अपडेट करना है। टीचिंग लाइन ऐसा लाइन है जिसमें आपको प्रत्येक दिन अपडेट होना पड़ेगा। जितना अपडेट रहिएगा उतना बच्चे आपके यहाँ अच्छा से अच्छा सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमें अपडेट होने की आवश्यकता है, समय के साथ बदलाव की आवश्यकता है। बहुत मात्रा में संसाधन सामग्री जो शिक्षकों को आसानी से उपलब्ध हो सके और इस ओर योगदान दे सके कि अत्यंत आवश्यकता है कि बहुत मात्रा में संसाधन सामग्री जो शिक्षकों को आसानी से उपलब्ध हो सके, ये भी हमें देना है और इस योगदान दे सके कि अत्यंत आवश्यकता है कि अलग अलग उसे क्या करें, रिसोर्सेज देंगे ताकि वो बच्चे को पढ़ा सकें। जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय फोकस समिति का जो घोषणा पत्र है, जो एनसीईआरटी द्वारा पब्लिश किया गया है, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से हमें किसी भी तरह क्वेश्चन आएगा उसे हम लोग आसानी से बना सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग डेवलप कीजिए। काहे कि पेडागोजी या शिक्षण शास्त्र रटने का विषय नहीं, इसे जितना ज़्यादा आप क्लियर कीजिएगा, जितना कॉन्सेप्ट डेवलप होगा उतना ज़्यादा आसानी से आपके क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। स्कूली शिक्षकों को स्वयं के मध्य और उनके तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के मध्य नेटवर्किंग का होना भी इस ओर सहायक हो सकेगा। जैसे देखिए, जो छोटे-छोटे विद्यालय होते हैं, वहाँ पे जो टीचर हैं और जो विश्वविद्यालय, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के जो शिक्षक हैं, तो यूनिवर्सिटी जो शिक्षक हैं वो हायर लेवल के होते हैं, जो विद्यालय के होते हैं वो लोअर लेवल के। दोनों में एक कम्युनिकेशन जो मध्य नेटवर्किंग होना ज़रूरी है कि किसी कॉन्सेप्ट को किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से डेवलप किया जाए कि छोटे बच्चे को इस तरह से डेवलप किया ताकि यूनिवर्सिटी में उसे दिक्कत नहीं हो। यूनिवर्सिटी में जो होगा वो दिक्कत होगा वो फेस कर रहे हैं, जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, वो स्कूल वाले शिक्षक को इस तरह से बच्चे को डेवलप कीजिए, उसका रूट जो डेवलप कीजिए, उसका बेसिक है ना इम्प्रूवमेंट इस तरह से कीजिए ताकि वो यूनिवर्सिटी में दिक्कत नहीं हो। एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, मध्य नेटवर्किंग होना भी बहुत जरूरी है ताकि टीचर का स्किल्स को डेवलप किया जा सके इससे। उसके बाद हम लोग आते हैं, अब आते हैं हम लोग जो करिकुलम है, जो हमारा जहाँ पाठ्यक्रम के चुनाव की बात आती है, सिलेबस की बात आती है। वहाँ हम सुझाव देते हैं कि हमें शिक्षा की वर्तमान ऊंची कद वाली और घुमावदार संरचना, जहाँ एक अवधारणा दूसरी अवधारणा के ऊपर निर्मित होती है। हम लोग देखे हैं कि जो हमारा एक अवधारणा हाइपोथेसिस होता है, उसी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए दूसरा करिकुलम को बनाया जाता है, सिलेबस को बनाया जाता है, पाठचर्या को बनाया जाता है, जो डेली रूटीन्स को बनाया जाता है। इस अवधारणाओं को हमें क्या दूर करना है। विश्वविद्यालय गणित का एक रूप ले लेती है, से हटाकर विस्तृत और सीधा सा पाठ संरचना की तरफ जाना चाहिए और कई विषय आसपास के साथ जीवन से जुड़े हुए हों। होना चाहिए जहाँ पर कई विषय आसपास जुड़े। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जो हम लोग पाठचर्या बनाते हैं तो वो इस तरह का डेली रूटीन्स हमारा होना चाहिए कि वो ऐसा नहीं कि जो अवधारणाएँ हैं, जो चला आ रहा उसी पे हम लोग को बनाना। हमें ऐसा बनाना है वो सीधा और सरल हो, आसान हो, आसानी से बच्चों को समझ में आए। एक दिन का ऐसा पाठ्यक्रम बनाना है कि बच्चे उससे अधिक से अधिक समझ पाएँ, जिससे उसका डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा। उसके यदि समझने की प्रक्रिया जैसे ज्योमेट्रीय दृश्यकरण विषय वस्तु को कम करने से ही लागू हो सकता है, तो हम सुझाव दें कि ऐसा ज़रूर करना चाहिए। यदि समझने की प्रक्रिया जैसे ज्योमेट्रीय दृश्यकरण विषय वस्तु, तो ज्योमेट्री के जो फिगर होते हैं जैसे त्रिभुज है ना, आयत है, वृत्त है, अलग-अलग चीज़
जो होते हैं उसे समझाने के लिए दृश्यकरण विषय वस्तु को कम करने से ही लागू हो सकता है। तो हमें रहेगी ऐसा जरूर करना चाहिए, कम करें या ज़्यादा करें, इससे बच्चे सीख पाएँ, इस तरह से भी हमें उस पे जोर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अतिरिक्त हम स्थगन सिद्धांत भी प्रस्तावित करते हैं। समानतः यदि कोई विषय बाद की अवस्थाओं में उच्च अभिप्रेरणा के साथ दिया जा सकता है तो उसे तो उस अवस्था के आने का इंतजार किया जाना चाहिए, न कि बिना अभिप्रेरणा के महज तकनीकी तैयारी की जानी चाहिए। अभिप्रेरणा मतलब क्या होता है, मोटिवेशन। एक और बात पे ध्यान देना है कि समानतः यदि कोई विषय बाद की अवस्थाओं में, जैसे कि कोई बच्चा बाद की अवस्थाओं में से 5 साल या 10 साल में कुछ सीखने वाला है ना, उच्च अभिप्रेरणा के साथ दिया जा सकता है तो उसे अवस्था के आने का इंतजार किया जाता है। ऐसा नहीं कि 5 क्लास की चीज़ को हम क्या करेंगे 2 क्लास में ही पढ़ाएं बच्चे को, इससे बच्चे में अभिप्रेरणा की कमी होगी, बच्चे नहीं लोड ले पाएंगे। तो हमें इस चीज़ का भी इंतजार करना, वो 5 क्लास में जाएंगे तो उस एज के होंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम उसे पढ़ाएंगे। बिना अभिप्रेरणा के महज तकनीकी तैयारी करने से कुछ नहीं होगा, हमें अभिप्रेरणा भी देना है और उम्र के साथ बच्चों को पढ़ाई करना है। किस उम्र में कैसा सिलेबस हो, किस उम्र में कैसा पढ़ाने का तरीका हो, किस उम्र में कैसे बच्चे सीखते हैं, इसकी जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के लिए हमारी दृष्टि जुड़वां सरोकार पर आधारित है कि जुड़वां होना चाहिए। ये सरोकार कैसा होना चाहिए, सभी बच्चे गणित सीखें और सभी बच्चों को गणित सीखने की ज़रूरत है। सभी बच्चे गणित सीखें, कोई भी बच्चा बिना गणित के नहीं रहेगा। गणित एक ही ऐसा विषय है जिससे हम अपना डेवलपमेंट अधिक से अधिक कर सकते हैं, सेल्फ ग्रोथ कर सकते हैं गणित की जानकारी से हम लोग। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण गणित की शिक्षा दें। ये आवश्यक है क्या, हम सभी बच्चों को क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें, ये क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बच्चों में, आप सभी जानते हैं कि जैसे ही अगर कोई बच्चा जगता है, अगर मॉर्निंग में आप जगते हैं तो अलार्म लगाते हैं, और अलार्म जैसे कोई 5 AM में जगते हैं, कोई 6 AM में जगते हैं, तो हमारी जो मॉर्निंग की शुरुआत होती है वो समय से होती है, गणित से होती है। और ये 5-6 क्या है, गणित है। 5-6 क्या है, गणित है। हम सोते हैं तो वो भी गणित को देख करके सोते हैं, कुछ भी करते हैं, पैसा रुपया जमा करते हैं, है ना, कुछ भी पढ़ते हैं, कितना घंटा समय है, सब कुछ हमारा गणित से जुड़ा हुआ है। जब हमारे दिन की शुरुआत और सोने का समय लास्ट गणित से ही ऑपरेट होता है, इसलिए गणित बहुत ज़रूरी है और सभी बच्चों को गणित सीखें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ये सभी बच्चों को उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के लिए हमें दृष्टि जुड़ाव सरोकार होना चाहिए और अधिक से अधिक बच्चों को गणित सीखना है। इस तरह कॉन्सेप्ट से हमें क्वेश्चंस को बनाना है मैथ्स पेडागोजी में, गणित शिक्षण शास्त्र में, और वो क्वेश्चन आपका बनेगा। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे और हमारा डेवलप होगा। चलिए, तो थैंक यू फॉर वाचिंग गुरु क्लासेस। और आप लोग जो भी गुरु क्लासेस ई लर्निंग, जो भी अगर नए हैं, जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन मिले। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, और अच्छा लगे तो शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में इससे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।